चैप्टर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। 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 क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग हर प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है। जब यह पवन की तरह बहती है तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है। जब यह पवन की तरह बहती है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। सारणी 8.1 में हवा में उपस्थित उन गैसों का विवरण है जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। सारणी 8.1 में हवा में उपस्थित उन गैसों का विवरण है जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। गैस, 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 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है जबकि पिछले कुछ अध्याय में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। वायुमंडल की अस्थायी गैसें। वायुमंडल की अस्थायी गैसें। वायुमंडल की अस्थायी गैसें। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.36%, अन्य 0.01%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.06%, अन्य 0.1%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.036%, अन्य 0.1%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.036%, अन्य 0.1%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.036%, अन्य 0.1%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड
वायुमंडल के स्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, 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 नियॉन, हीलियम, क्रिप्टोजेनॉन, नियाल, हीलियम, क्रिप्टोजेनन, नियॉन, 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 हीलियम, क्रिप्टोजेनन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। वायुमंडल के स्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टोजेनन, हाइड्रोजन। वायुमंडल के स्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टोजेनन, हाइड्रोजन। वायुमंडल के स्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टोजेनन, हाइड्रोजन। भविष्य के ईंधन। वायुमंडल के स्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टोजेनन, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन। वायुमंडल के स्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टोजेनन, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन। जलवाष्प, 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 जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वेग से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। विषुवत वेग से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। विषुवत वेग से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म न ही अधिक ठंडा होने देती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। धूलकण, 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 धूलकण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी सामान्य वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी सामान्य वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल तथा बहिर्मंडल। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल तथा बहिर्मंडल। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल तथा बहिर्मंडल।
वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल तथा बहिर्मंडल। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल तथा वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली स्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत दूरी पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत दूरी पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे नीचे का संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत दूरी पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत दूरी पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत दूरी पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल के ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्यमंडल के ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्यमंडल के ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंग इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो बहिर्मंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो बहिर्मंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यह सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट,
नॉर्मल लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट टेम्परेचर इन्वर्जन, ऊंचाई पर तापमान बढ़ेगा। जीरो लैप्स रेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद हाइट। पॉजिटिव लैप्स रेट नेग्लिजिबल नॉर्मल लैप्स रेट, पॉजिटिव लैप्स रेट नॉर्मल लैप्स रेट, पॉजिटिव लैप्स रेट नॉर्मल लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट टेम्परेचर इन्वर्जन, ऊंचाई साथ तापमान बढ़ेगा। नेगेटिव लैप्स रेट टेम्परेचर इन्वर्जन, ऊंचाई साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। नेगेटिव लैप्स रेट टेम्परेचर इन्वर्जन, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। जीरो लैप्स रेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद हाइट। जीरो लैप्स रेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद हाइट। जीरो लैप्स रेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद हाइट। UVA। हर हर महादेव, हर हर महादेव।